Let's begin with our next chapter, that is the genetics. Okay? अब जेनेटिक्स को समझने के लिए चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की जेनेटिक्स हो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। वी शुड नो दीज टर्म्स। तो अगर वो चीज़ें हमें पता है तभी तो हम जेनेटिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं है तो समझ लो हम जेनेटिक्स को बेटरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ वी शुड नो व्हाट इज अ डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो हम जेनेटिक्स में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज अ जीन। हम जीन किस चीज को बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है जीन, ऐसा वो जीन के अंदर होता क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इफ वी शुड नो अबाउट द जीन, इफ वी नो अबाउट द जीन, तभी हम जेनेटिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाहे वो कौन सी जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर हो, मॉडर्न हो या मेंडलियन जेनेटिक्स हो। अब इन टर्म्स का पता होना पहले जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है वी शुड नो व्हाट इज एलील। एलील हम किस चीज को बोलते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद वी शुड नो अबाउट व्हाट इज ए क्रोमैटिन मटेरियल। हम क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज को बोलेंगे। और हमें पता होना चाहिए हम क्रोमोसोम किसको बोलेंगे। उसके बाद क्रोमोसोम के अंदर हमें पता होना चाहिए हम होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, हेटेरोलॉगस किसको बोलेंगे। और हमें पता होना चाहिए हम होमियोलॉगस किसको बोलेंगे। इन चीजों का पता होना पहले जरूरी है। उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए हम होमोजाइगस डोमिनेंट किसको बोलते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट किसको बोलते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है बिफोर डिस्कसिंग द जेनेटिक्स। हम किसको बोल सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी तो हम मेंडलियन जेनेटिक्स जो है बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी शुड नो अबाउट व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज ए ट्रेट। हम कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलेंगे और ट्रेट किसको बोलेंगे। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। हम जीनोटाइप किसको बोलेंगे और फिनोटाइप किसको बोलेंगे। इस चीज का भी हमें कंसेप्ट होना चाहिए। एंड टू हैव अ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक्स, especially if we take the disorders like chromosomal disorders, isn't it, like mutations, then we should know about what is a meiosis. हमें meiosis का concept भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। So these are the most important terms. ये important terms हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए before discussing the what genetics. अगर हम genetics को discuss करें तो इन चीजों को मैं पहले डिस्कस करता हूँ वन बाय वन, और ये हमारा रिकैपिचुलेशन क्लास है इसमें, ठीक है ना। हमने जो ये चीज़ें पहले से डिस्कस की है, हम उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो मोस्टली क्या है, मिसिंग स्टूडेंट्स है, ठीक है ना बेटा, जो ने पहले लेक्चर जो है मिस किए हैं। अब हमारे पास पहली चीज़ है कि हम डीएनए आरएनए किसको बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बेटा, पिछले साल हमने 11th में पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, हमने पढ़े थे प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, और एक चीज़ में वहाँ पे हमने पढ़ा था, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये किसके बने होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछेगा न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने, तो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बने। किसके बने, हमारे पास दो ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक है हमारे पास डीएनए और दूसरा है हमारे पास आरएनए। ये दो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें डिफाइन करो व्हाट इज डीएनए और व्हाट इज आरएनए, तो सिंपली आप बोलोगे अगर हमारे पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो आप बोल सकते दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
ये बोल सकते हो। लेकिन अब इनमें एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ मनी न्यूक्लियोटाइड। तो क्या आप डीएनए को जब डिफाइन करोगे, स्पेशली अगर डीएनए की हम बात करेंगे, तो क्या आप डीएनए को डिफाइन कर सकते हो? इट्स ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे आप देख रहे हो एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा है, तीसरा है, बिल्कुल आपने देखा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में क्या है, बाइंडेड है। हमने देखा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज ए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, तो हम बोलेंगे बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलते हैं। जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, एक पॉलीसेकेराइड बन जाता है, ठीक है ना। और जहां पे आप देखते हो बॉन्ड कौन सा है, तो आप बोलते हो वहां पे बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप बोलते हो इनके सपोर्ट कार्बोहाइड्रेट्स और इनके सब शुगर्स। सिंपली अगर आप देखोगे न्यूक्लिक एसिड्स की बात करोगे, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो आप बोले न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, क्योंकि इन्हीं के बने होते हैं डीएनए और आरएनए, तो आप बॉन्ड को बोलते हो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे अगर आप अमीनो एसिड्स को ले लोगे, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे आप एक दो अमीनो एसिड्स को ले लोगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे द बॉन्ड बिटवीन देम इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था आपको, इसका एक क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो अमीनो एसिड्स हैं, अब इनके बीच में ये दो अमीनो एसिड्स हैं और इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ याद रखो। दो अमीनो एसिड्स विद वन पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें 10 अमीनो, उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? 10 अमीनो एसिड्स। तो हमें बताओ उसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? कितने पेप्टाइड बॉन्ड? इसके अंदर कितने होंगे बेटा? 9 पेप्टाइड बॉन्ड। मैं दिखाऊंगा कैसे। अगर आप देखोगे व्हाट इज दिस, दिस इज अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। तो हमने बोला 10 तो अमीनो एसिड्स है हमारे पास। जरा पेप्टाइड बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आपसे किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए हमारे पास जका पेप्टाइड है, या आपसे पूछा जाए हमारे पास हेप्टोपेप्टाइड है, हेप्टोपेप्टाइड का मतलब ये है इसमें 7 अमीनो एसिड्स है और 6 पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये चीज आप क्लियर करोगे। तो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर मैं डीएनए या आरएनए को डिफाइन करूं, अगर मैं डीएनए या आरएनए को डिफाइन करूं, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं इट इज अ लॉन्ग, या हम बोलेंगे इट्स अ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, इट्स अ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन इन विच न्यूक्लियोटाइड्स आर बाइंडेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। या मैं इसको बता सकता हूं इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर व्हाट? न्यूक्लिक एसिड्स एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, आप बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो लिख सकते हो व्हाट इज डीएनए? इट्स अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। यहां बोल सकते लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, यहां बोल सकते लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, द न्यूक्लियोटाइड्स आर bind to each other with the help of phosphodiester bond. अब इसमें मैं तो पूरा डीएनए तो हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे कि हमें जो जेनेटिक्स पढ़नी है, हमारी जो जेनेटिक्स है दैट रिलेट टू म्यूटेशन, लाइक वी हैव सेक्स डिटरमिनेशन, वी हैव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम उस लेवल की जेनेटिक्स में आपको थोड़ा डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगा ताकि ये चीजें आपको हेल्प करेंगे म्यूटेशन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है बेटा। या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड उस लेवल की तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा।
तो अगर आप डीएनए को आप डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर होते हैं दे आर बाइंडेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बोलो फिर। अब आगे चलते हैं, तो डीएनए आरएनए की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन से है, चाहे आप डीएनए ले लो चाहे आप आरएनए ले लो। अब इसमें हम देखेंगे डिफरेंसेस तो भी देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है न्यूक्लियोटाइड। हम तो बोलते हैं ये लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन है, लेकिन जरा हम देखिए न्यूक्लियोटाइड है क्या, इज इट? लेट्स सी व्हाट न्यूक्लियोटाइड इज, तभी तो चीजें आगे जाके क्लियर हो जाएगी। अगर हम न्यूक्लियोटाइड को उठाएंगे, किसको उठाएंगे आप? न्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, ये 3 चीजों से फॉर्म हो जाता है, याद रखोगे बेटा। 3 things combine together to make a nucleotide। पहला जो हमारे पास है दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, पहली होती है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक रिंग होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, इनके पास एरोमेटिक रिंग होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ठीक है। प्लस हमारे पास होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होता है ये 5 कार्बन शुगर होता है, आप याद रखोगे। पेंटोज का मतलब ये 5 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है ना। और प्लस हमारे पास होता है फास्फेट। अगर ये 3 चीजें कंबाइन हो जाए आपस में तो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, बाद में हम देखेंगे उसको आरएनए के अंदर। तो अगर हम डीएनए की बात करेंगे, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हमें प्रेजेंट होती है वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब ये 4 नाइट्रोजन बेस आपको किसके अंदर में देखने को मिलेंगे? डीएनए के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। अब ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से, इसको रिप्रेजेंट कर सी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। वही चीजें जो मैंने बताई थी आपको म्यूटेशन में, ए जी सी की वो चीजें जब हमने इसको आगे लिया था। अब तो मैं इसका रिकैपिचुलेशन दे रहा हूँ आपको, ताकि ये चीजें कम से कम पता होनी चाहिए इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द zoology और अबाउट द जेनेटिक्स, इजंट इट? फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा शुगर कौन सा है हमारा, शुगर है हमारे पास। अगर डीएनए की बात करें, मैं डीएनए पढ़ा रहा हूँ पहले, आरएनए में बाद में देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास शुगर है वो है डीऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सा शुगर है बेटा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब इसमें और एक चीज आप याद रखोगे, इसमें जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये प्यूरीन्स है। क्या है बेटा? प्यूरीन्स है। इनमें क्या होती है? इनमें डबल एरोमेटिक रिंग होती है। अब इनमें डिफरेंसेस है, डबल एरोमेटिक रिंग है, एंटीक्लॉकवाइज इनकी नंबरिंग होती है, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास ये होते हैं पायरिमिडिन्स, इनमें जो होती है सिंगल एरोमेटिक रिंग होती है, और इनकी अगर हम देखेंगे नंबरिंग कहाँ से करते हैं, वो हम करते हैं क्लॉकवाइज। ये पिछले साल मैंने 11th में डिटेल में बताए थे, उन चीज़ों को मैंने स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन किया था। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ आज मैं यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर दे दूँ आपको, समझ लीजिए हमारे पास पेंटोज शुगर है। क्या बेटा? पेंटोज शुगर। दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये जो है 5 है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है OHH, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है OHH, isn't it? और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है OHH, और यहाँ पे हमारे पास H है, और यहाँ पे CH2OH है, ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। याद रखो कि कार्बन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपको HH मिलेगा, इंस्टेड ऑफ OH यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? H। असल में वो OH जो था वो राइबोस शुगर था, फिर यहाँ से लैक ऑफ 1 ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन जाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर के ऊपर अगर मैं अटैच कराऊं, मेरी बात सब सुनना, नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस, देन इट विल मेक ए व्हाट? न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट, फिर हम बाद में बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, क्या है बेटा? ये समझ लो आप, नाइट्रोजनस बेस है, मैं उसको ऐड करता हूं डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या ऐड कर रहा हूं? राइबोस शुगर। अगर मैं इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर ऐड करूं, हमारे पास जो
स्ट्रक्चर बनेगा बाद में, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन, बाद में हम इसको कराएंगे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। ठीक है ना बेटा? से फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस चीज को आपको समझाऊं यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं किसको? एडेनिन को। किसको लेते हैं? एडेनिन को। और इसको हम ऐड करते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या करते हैं बेटा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इस चीज का कंसेप्ट तो होना चाहिए आप लोगों को। अब ये एडेनिन चेंज हो जाएगा किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। इट विल बिकम एडिनोसिन। क्या बन जाएगा बेटा? एडिनोसिन। और एडिनोसिन जो होगा इट विल बी अ न्यूक्लियोसाइड। दैट मींस इफ वी कंबाइन अ नाइट्रोजनस बेस विद व्हाट? विद अ पेंटोस शुगर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जो हमारे पास है वो है एडिनोसिन। सिमिलरली अगर हम गवानीन को ले आएंगे और इसको भी ऐड करेंगे ये शुगर सेम डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए, तो हमारे पास बन जाएगा गवानोसिन। सिमिलरली अगर हम साइटोसिन को ले आएंगे और इसको भी यही डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो ऐड कर देंगे, इट विल बिकम अ साइटिडीन। ये साइटिडीन बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले आ जाऊं किसको? थायमिन को। अगर इसको भी मैं ऐड करूं यही डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट विल बिकम अ थायमिडीन। थायमिडीन बन जाएगा। अब ये सारे क्या है मुझे बताओ? न्यूक्लियोसाइड्स। ये डीएनए की मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट आर दे ऑल फॉर्म्ड? एडिनोसिन, गवानोसिन, साइटिडीन एंड थायमिडीन ऑल आर व्हाट? दे आर ऑल न्यूक्लियोसाइड्स। ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स। उसके बाद अगर मैं इनको क्या बनाऊं? न्यूक्लियोटाइड्स, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? फॉस्फेट ऐड। अब यहां तक आप लोगों ने लिखा है। अगर मैं इसको क्या बनाऊंगा? न्यूक्लियोटाइड बनाऊं, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फॉस्फेट ऐड करना। देखो बेटा, अगर मैं एडिनोसिन को एक फॉस्फेट ऐड करूं क्या बन जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा कि नहीं? अगर मैं इसको 2 करूं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर मैं इसको 3 करूं इट विल बिकम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ दिस इज एन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। इट्स अ न्यूक्लियोटाइड एंड यू कैन कॉल इट एज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अब ये रेडी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना? अगर मैं इसको भी 3 फॉस्फेट ऐड करूं तो क्या बन जाएगा? जीटीपी। इट्स अ गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं इसको भी 3 फॉस्फेट ऐड करूं इट विल बी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी। अगर मैं थायमिडीन को भी 3 फॉस्फेट ऐड करूं इट विल बिकम टीटीपी, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ये सारे जो मेरे पास बनते हैं व्हाट आर दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए की अगर हम बात करेंगे, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, यही न्यूक्लियोटाइड जो है दे आर इन अ रिपीटेड मैनर, ये रिपीटेड है डीएनए के अंदर और लॉन्ग चेन के अंदर है, तो वही बनाते हो हमारे पास। क्या बनाते हैं? डीएनए। इसलिए जब मैं डीएनए बनाता था आपको म्यूटेशन को समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पे कभी जी लिखता था, टी लिखता था, ये लाइक दिस, तो आपको पता चलता है ये क्या है? गवानोसिन का कॉन्सेप्ट ये कौन है? थायमिडीन ये कौन है? तो आपको कॉन्सेप्ट आता था इस चीज का। अब तो ये इसी से पता चलता है। यही चीजें जो है रिपीटेडली किसके अंदर है? डीएनए के अंदर। और यही जब रिपीटेडली डीएनए के अंदर है तो यही क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास? लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, और इसी से बन जाता है हमारे पास डीएनए। पहला तो हम डीएनए पे रहे। बात आई मेरे साथ? अब देखो बेटा, मैं जनरली आपको बताऊं कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए, मैं आपको ये चीज बताऊं, न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमारे पास 3 चीजों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना बेटा? तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है। क्या है बेटा? दिस इज अ कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस विल बी कार्बन नंबर 5। ठीक है ना? कार्बन नंबर 1 पे इसको अटैच हो जाती है नाइट्रोजन बेस। से फादर यहाँ पे अटैच हो गया एडेनिन, अब क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। अगर मैं कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट ऐड करूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर 2 करूं तो डाइफॉस्फेट, 3 करूं तो ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। दिस विल बिकम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर या डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर व्हाट इज इट,
अगर मैं HH यहाँ पे रखूँ तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर हमें बताओ किस कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होते, तो कार्बन नंबर 1 पे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा फास्फेट्स कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो आप बोलोगे उसको कार्बन नंबर 5, किसके, डीऑक्सीराइबोस। और इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। हो गई एक चीज खत्म। अब दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। हम बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड को हमें दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना है, तभी तो डीएनए बनेगा। और बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैंने तो आपको स्ट्रक्चरली पढ़ाया था, लेकिन आपको स्ट्रक्चरली मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं तो आपको जनरल भी बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, तो जो ये बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इजंट इट इज अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। पहली चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना है, द न्यूक्लियोटाइड शुड बी इन अ ट्राइफॉस्फेट स्टेट। हमेशा याद रखो कि अगर हमें एटीपी को दैट्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ना है जीटीपी के साथ, बोथ शुड बी इन अ ट्राइफॉस्फेट स्टेट। ये ट्राइफॉस्फेट स्टेट में होना जरूरी है। डाई और मोनो कंबाइन नहीं होते, दे शुड बी इन अ ट्राइफॉस्फेट स्टेट। पहली बात। दूसरी बात, एक न्यूक्लियोटाइड जो है अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड को इसके साथ जोड़ना है, वो हमेशा इसको कहां पे जुड़ता है, बॉटम पे। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन न्यूक्लियोटाइड्स combines always with another nucleotide onto the bottom, like this onto the bottom, बिल्कुल इसके बॉटम में जुड़ते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे जुड़ते हैं, ठीक है ना बेटा। लेट्स सी हाउ दे कैन कंबाइन टुगेदर, ठीक है ना। बात सुनो मेरी सब। अगर ये हमारे पास, अब समझ लो हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है ना बेटा। 1 2 3 4 दिस विल बी कार्बन। अब आप समझ लो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एडेनिन है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 फास्फेट्स। आप समझ लीजिए 3 फास्फेट्स। अब इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ेगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। आप समझिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, इसके साथ जुड़ गया। So what will be here, say this is a thiamine, ये एडेनिन था, ये जरूरी नहीं है दूसरा भी एडेनिन ही हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 1 2 एंड 3। जब ये बॉन्ड बनाएंगे व्हाट विल हैपन, लिसन टू मी इन द ऑल। पहली चीज ये है कि 2 फास्फेट्स रिलीज कर दिए जाएंगे एज अ पायरोफॉस्फेट्स। बॉन्ड ब्रेक होगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज कर दिए जाएंगे। और हमारे पास कौन सा एंजाइम है जो डीएनए बनने में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज, इजंट इट। और अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, अब मैं इस फास्फेट को थोड़ा सेंटर में ले आऊं, अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। नाउ दिस विल बी बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5। दिस इज कार्बन नंबर 3 ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन नंबर 5 ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज अ फास्फोडाइस्टर। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, फास्फोडाइस्टर। दूसरा न्यूक्लियोटाइड में ले आऊं, सिल्फॉनिस्ट 1 2 3 4 and this one 5. Now here will be bond formation, ठीक है ना। एक में फास्फेट, यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। और आप समझ लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइटोसिन। सर और एक को भी ले आते हैं, ठीक है। हमने और एक न्यूक्लियोटाइड लाया, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिर से थायमिन समझ लो आप था 1 2 3 4 दिस विल बी 5। और यहाँ पे 2 रिलीज हो गए, एक फास्फेट है। अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, दिस विल बी कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर, ठीक है ना बेटा। इस तरह जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं हमारे पास क्या एक लॉन्ग चेन बन जाती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और हमारे पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते रहते हैं, और इस तरह हमारे पास डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब मेरी बात सब सुनो, मुझे बता, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे कौन सा है टॉप पे, 5', यहाँ पे कौन सा है बॉटम पे, मुझे बताओ 3'। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं डीएनए स्ट्रैंड बनाऊं इसकी, तो मैं बुलाऊंगा ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम। इसलिए जो मैं डीएनए दिखा रहा था आपको, जब मैं म्यूटेशन पढ़ा रहा था, मैं आपको बताता ये कौन सा एंड है, 5', ये कौन सा है, 3', फिर मैं बता रहा ये कौन सा है, 5', ये कौन सा है, 3'। याद आ गया तुम्हें। असल में ये क्या है, ये कार्बन नंबर 5 है, याद रखोगे, आप द टॉप मोस्ट डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ डीएनए, एंड कार्बन नंबर 3 है आप द बॉटम डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसलिए मैं दिखा रहा था आपको 5' है, 3'।
असल में आप तो समझ में आ गए 5-3 ये आप याद रखोगे। ये 5 जो यहाँ पे है ये कार्बन, ये डिऑक्सीराइबोस शुगर का कार्बन नंबर 5 जो टॉप पे है, और ये डिऑक्सीराइबोस का कार्बन नंबर 3 है जो बॉटम पे। बात आई मेरी समझ होगी। अगर मैं इसको अपोजिट स्ट्रक्चर भी बनाना चाहूँ, हमेशा आप याद रखोगे डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, वो कहाँ से, वो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे जुड़ते हैं, वो हमेशा होती है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं 3 एंड पे, याद रखोगे आप, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अपोजिट में दिखाऊं तो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, लेकिन याद रखोगे आप, मैं इस चीज को क्या करूंगा, मैं न्यूक्लियोटाइड्स को उल्टा करूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि तभी तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5, ठीक है ना बेटा। 1 पे क्या होगा यहाँ पे एडेनिन, और कितने बॉन्ड बनेंगे? दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो मैंने बताए थे आपको। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट को ले आऊं यहाँ पे, आप समझ लीजिए नेक्स्ट है, ठीक है ना बेटा, दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस विल बी अगेन 5. Which bond will be formed here? Tell me quickly. Phosphodiester bond, isn't it? Now यहाँ पे क्या होगा? guanosine होगा, and how many bonds will form? 3 bonds. Similarly और एक ले आते हैं, ठीक है ना बेटा, और एक ले आते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड, this will be 1 2 3 4 and this will be 5. Which bond will be formed here? Phosphodiester bond, isn't it? मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन, कितने बॉन्ड्स होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली अगर मैं इसको भी दिखाऊं यहाँ पे, तो और एक बना लेते हैं, this will be 1 2 3 4 and this will be 5. Which bond will be formed here? Phosphodiester bond, isn't it? अब यहाँ पे क्या होगा? थायमिन, और कितने बॉन्ड बनेंगे? जरा मुझे बताओ यहाँ पे टॉप पे क्या आ गया? 3 प्राइम, यहाँ पे टॉप पे। अगर मैं इसी डीएनए को दिखाऊं आपको, तो आप बोलोगे ना इसमें 3 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5। इसलिए जब हम डीएनए बनाते हैं इन्हें हेलिकल स्ट्रक्चर, आप समझ लीजिए ऐसे बनाते हैं डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो हम एक को बोलते हैं फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे को बोलते हैं फ्रॉम 5। ये असल में क्या होता है? These are actually the carbons of what? Deoxyribose sugar. आप देखो यहाँ पे बॉटम पे कार्बन नंबर 5 है और यहाँ पे टॉप पे कार्बन नंबर 3, तभी तो आप इसको इस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। बात आई मेरी समझ? सो दिस इज अबाउट द डीएनए। अगर आपसे कोई पूछेगा डीएनए है क्या, तो आप बोलोगे इट्स अ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन। अगर मैं इसी को थोड़ा सा कंपैरिजन करूं किसके साथ? आरएनए के साथ। थोड़ा सा देखने में ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी, तो जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या है? म्यूटेशन के लिए, बस हमें म्यूटेशन के लिए चीजें चाहिए और नॉन डिजनरेशन के लिए हमें चाहिए बस मियास का थोड़ा कंसेप्ट। चलो आरएनए पे आ जाते हैं। किस पे? आरएनए के अंदर भी सेम है। हम बोलते हैं आरएनए जो है इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल वही है। इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे, किसको देखेंगे? न्यूक्लियोटाइड को, तो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए यहाँ पे भी क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, और नाइट्रोजनस बेस जो हमारे पास होती है एडेनिन होता है, याद रखो क्या, और गवानीन होगा, साइटोसिन भी है, इंस्टेड ऑफ थायमिन देयर इज यूरासिल। ये पॉइंट ऑफ याद रखो। और दूसरी चीज जो हमारे पास है दैट इज अ पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर जो यहाँ पे हमारे पास है वो कौन सा है? वो है राइबोस, वो है राइबो, तभी तो इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, कार्बन नंबर 2 पे आपको क्या मिलेगा? दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5। यहाँ पे आपको मिलेगा OHH, यहाँ पे भी आपको मिलेगा OHH, और यहाँ पे भी OHH मिलेगा आपको, यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CH2 OH। तो हमने देखा है कार्बन नंबर 2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OH, और हमने वहां पे देखा कार्बन नंबर 2 पे क्या था? OH। तो ये बन जाता है डिऑक्सीराइबोस शुगर। उसके बाद फिर आप इसको क्या ऐड कर सकते हैं? फॉस्फेट्स ऐड कर सकते हैं, और फॉस्फेट जब ऐड करोगे इट विल बिकम अ न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें भी आप सिमिलरली कर सकते हो, सेम टू सेम जो प्रोसेस वहां पे की वही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप अगर ले आओगे किसको, अगर आप न्यूक्लियोटाइड बनाओगे फिर न्यूक्लियोसाइड बनाओगे, तो आपको क्या करना है? आप ले आओगे किसको? एडेनिन को, इसको कंबाइन करोगे किसके साथ? राइबोस शुगर के साथ, RS। तो आपको क्या बन जाएगा?
एडिनोसिन। अगर आप इसको 3 फास्फेट ऐड करोगे तो क्या बनेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक कि न्यूक्लियोसाइड है, और फिर अगर 3 फास्फेट जोड़ोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, सेम टू सेम। सिमिलरली अगर आप ले आओगे गवानीन, उसको अगर आप ऐड करोगे राइबोस शुगर, तो आपके पास क्या बन जाएगा? गवानोसिन। और अगर आप गवानोसिन को भी 3 फास्फेट ऐड करोगे तो जीटीपी बन जाएगा। ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक्टिवेटेड जो ट्राइफॉस्फेट स्टेट में होते हैं। उसके बाद अगर आप किसको लाओगे? साइटोसिन को ले आओगे, आप इसको ऐड करोगे राइबोस शुगर, तो आपके पास बन जाएगा साइटिडीन। अगर आप साइटिडीन को भी ऐड करोगे 3 फास्फेट, तो आपके पास बन जाएगा सीटीपी, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। सिमिलरली अगर आप यूरेसिल को ले आओगे, यूरेसिल को भी ऐड करोगे राइबोस शुगर, तो आपके पास बन जाएगा यूरिडीन। और अगर आप यूरिडीन को भी 3 फास्फेट ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा यूटीपी। अब यहाँ से आप देखोगे न्यूक्लियोसाइड्स, क्या बेटा? ये न्यूक्लियोसाइड्स और ये क्या है? ये है न्यूक्लियोटाइड्स। बस ये डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगी? आरएनए। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो भी दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो डीएनए। वो याद रखोगे आप। अगर हम कोई भी हो, चाहे आप मोनीरा से, प्रोटिस्टा से, फंगस, प्लांट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? वो डीएनए। क्योंकि डीएनए जो है इट इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। पहली चीज अगर मैं दिखाऊंगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, किसके अंदर? आरएनए का, क्योंकि डिऑक्सीराइबोस शुगर है। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है और हम बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है। अगर आरएनए बन जाता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, इसका मतलब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे आरएनए के अंदर। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर होते हैं, इट इज मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव होता है, इट इज लेस स्टेबल। तो इसका मतलब आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है। बात आई मेरी समझ? क्योंकि इसके अंदर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। अगर हम देख रहे हैं डीएनए के अंदर, यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 2 पे एब्सेंट है। अगर कार्बन नंबर 2 पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये है देयर इज अ लेस नंबर ऑफ व्हाट? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन डीएनए। सो डीएनए इज अ मोर लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। तो ये चीज हमें क्लियर करते हैं यहाँ पे। इसीलिए नेचर ने सिलेक्ट किया डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। मुझे लगता है थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वही मिलते हैं आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, और वही फॉर्म कर लेते हैं हमारे पास डीएनए है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मुझे? अब और एक चीज समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रब करूं। अब जो हमारे पास डीएनए है, इट इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए जो हमारे पास है, ये पैक कर दिया जाता है किसके अंदर? न्यूक्लियस। मेरी बात सब सुनिए। तो हम अगर डीएनए को लेते हैं, से रफली आई एम मेकिंग हियर, से ये हमारे पास डीएनए है। इस डीएनए को पैक करना है किसके अंदर? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है हमारे पास, 2 मीटर लॉन्ग। और इसको फिट करना है किसके अंदर? 10 म्यू माइक्रोन फिट करना है 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ से वहां तक देखेंगे, एक लॉन्ग थ्रेड है, हम चाहते हैं कि हम इसको वाइंड अप करें किसी चीज में। तो अगर आप इस थ्रेड को ले आओगे, इसके ऊपर वाइंड करोगे, इट विल बी मोर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक तो ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा, दूसरी बात है आप कम स्पेस में भी फिट कर सकते हो। सिमिलरली हमारा 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको एक प्रोटीन के अंदर पैक कर दिया जाता है, बिल्कुल वाइंड कर दिया जाता है। वी कॉल दोस प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स। उनके ऊपर वाइंड कर दिया जाता है ताकि इसका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रहे, और दूसरी बात है कि ये कम स्पेस में फिट हो गया। वही हमारे डीएनए के साथ भी होता है, सेम लाइक दैट। अगर आपने घर में भी देखोगे थ्रेड्स होंगे आपके पास, तो आप उनको बिल्कुल वाइंड करते हो ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर रहे और कम स्पेस में हम इसको क्या करें? फिट कर सकें। सिमिलरली अगर हमारे पास डीएनए है 2 मीटर लॉन्ग, तो नेचर ने भी क्या किया? इट हैज पैक्ड ऑन टू द व्हाट? प्रोटीन्स दैट द हिस्टोन्स इन अ कंपैक्ट वे, सो दैट इट इज इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड इट गेट्स फिटेड इनसाइड अ स्मॉल स्पेस। ये कम स्पेस में फिट हो जाए। तो हमारे पास क्या है?
देखो बेटा हमारे पास डीएनए है, याद रखोगे आप, डीएनए जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? एंड इसको हमने फिट किया किसके ऊपर? हिस्टोन्स के ऊपर। अब हिस्टोन्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब अगर चार्जेस भी अपोजिट हो तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो, कंपैक्टनेस ज्यादा हो जाएगी। The unlike charges attract each other, that means the DNA will be more compactly binded upon the histone. Histones are nothing, just circular proteins. बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एज अ हिस्टोन ले लूँ, आप समझ लीजिए हिस्टोन प्रोटीन एक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर डीएनए को बाइंड किया, बाइंड द डीएनए बाइंड। आप समझ लो फिर से मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे और एक हिस्टोन है, ठीक है ना बेटा। नाउ डीएनए हैज बीन बाइंडेड अपॉन इट, इसके ऊपर भी डीएनए मैंने बाइंड किया। उसके बाद हमारे पास और एक हिस्टोन है यहाँ पे, अब इसके ऊपर भी बाइंड मैंने किया इसको, ठीक है ना, लाइक दिस। बाइंड करते एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर जो मेरे पास बन जाता है, देन वी फिट इट इनसाइड द, इट गेट्स फिटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। बात आई मेरी समझ? अब ये हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, देयर बी मोर कंपैक्टनेस एंड इट विल बी इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, क्योंकि नेचर ने जो भी चीज बनाई है वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनाई। समझ लो ये जो डीएनए का पैकेजिंग है अपॉन टू द हिस्टोन इज आल्सो इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है ना बेटा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं, अगर हमारे पास एक सेल है, आप समझ लीजिए सेल एक है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। मैंने आपको बताया एक सेल है और ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। आप इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो डीएनए है, इट इज बाइंडेड अपॉन द हिस्टोन्स, इट इज बाइंडेड अपॉन द हिस्टोन्स। और हिस्टोन में रेड फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं, ये बाइंड है किनके ऊपर? हिस्टोन्स के ऊपर, बट इन अ लीस्ट कंपैक्ट फॉर्म। तो हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। व्हाट यू कॉल इट? तो यू कैन कॉल इट एज क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल इज नथिंग, it is just a DNA bound upon histone, but in a less condensation form. और ये क्रोमैटिन मटेरियल आपको हमेशा देखने को मिलेगा किसके अंदर? नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आपको क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलेगा कि हिस्टोन डीएनए जो इज बाइंड अपॉन द हिस्टोन बट इन अ लेस कंपैक्ट फॉर्म। अगर हम इसी सेल को देखेंगे, ये किसके लिए जा रही है? डिवीजन के लिए जा रही है। सी पार्ट दिस सेल इज गोइंग फॉर द डिवीजन, लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ये सेल जा रही है डिवीजन में, चाहे माइटोसिस चाहे मियोसिस। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, इट गेट्स कंडेंस्ड, व्हाट इट गेट्स? कंडेंस्ड, एंड इट चेंज इनटू द व्हाट? चेंज इनटू द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। सो वी कैन से व्हेन द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड, व्हाट गेट्स? कंडेंसेशन अगर होगी किसकी? क्रोमैटिन मटेरियल की, इट विल चेंज इनटू द क्रोमोसोम। तो ये हमने बोला ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ये क्रोमोसोम रिबन लाइक स्ट्रक्चर। और ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे? या आपको देखने को मिलेंगे डिवाइडिंग सेल। इसका मतलब ये है अगर ये सेल डिवीजन खत्म करेगी, अब ये किस फेज में जाएगी? नॉन डिवाइडिंग फेज में। तो ये क्रोमोसोम जो है अगर ये डिकंडेंस हो जाएंगे, ये किस क्या हो जाएगी? डिकंडेंसेशन अगर इनकी हो जाएगी, then it will change into the non-dividing cell। बात आई मेरी समझ? तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा क्रोमोसोम है क्या, क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, नथिंग इज द डीएनए बाइंडेड अपॉन द हिस्टोन। तो आप बोल सकते हो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यू कैन कॉल क्रोमैटिन मटेरियल इज अ जेनेटिक मटेरियल, यू कैन कॉल क्रोमोसोम्स आर बिकॉज़ दे ऑल आर डीएनए। आफ्टर ऑल तो डीएनए हमने पैक कर दिया किसके ऊपर? हिस्टोन के ऊपर। ये सिंपल सी बात, आपने थ्रेड लाई, आपने इसे किसी पीस के ऊपर वाइंड अप किया, तो आप तो बोलोगे ये तो थ्रेड ही है। सिमिलरली आप इसको भी बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल। और यू कैन से समटाइम्स आप बोल भी सकते हो जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, और समटाइम्स किसी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। यू कैन इजीली से दीस थिंग्स। बात आई मेरी समझ? तो ये क्रोमैटिन मटेरियल है क्या? ये आपको नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब क्रोमोसोम्स होंगे डिकंडेंस्ड फॉर्म में। क्रोमोसोम्स किस में होंगे? डिकंडेंस्ड फॉर्म में। और क्रोमोसोम्स आपको तब मिलेंगे एक डिवाइडिंग सेल के अंदर जब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। अब ऑल टाइम्स यू कैन से क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटेरियल और डीएनए, दे आर वन सेम थिंग, दे आर द जेनेटिक मटेरियल। बात आई मेरी समझ? अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है, हम जीन के बारे में देखेंगे, एलील के बारे में देखेंगे, वो स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।